गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये चैप्टर बेसिकली कोई थ्योरेटिकल चैप्टर या कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं है। ये बस एक सिंपल सा चैप्टर है जो आप लोग को बताएगा कि आप इस साल अपनी बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो। मतलब बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रीव्यू जो आपको दिया गया है आपकी बुक की स्टार्टिंग में कि आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है और आई डोंट थिंक इससे कोई क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनेंगे, बट जो क्वेश्चंस बनेंगे सब हम लोग इसमें इस लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे सब। तो इस बुक के इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि वाई इज़ वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर। आप जब पूरी बनती होगी तो आपने देखा होगा कि पूरी की एक साइड जो रहती है वो थोड़ी मोटी रहती है और दूसरी साइड थिन रहती है। आखिर ऐसा क्यों है, इसको हम लोग लेक्चर के एंड में जानेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो देखते हैं इसको आगे। और आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड और स्टार्स। ऐसे काफ़ी सारे आप अपने आसपास देखोगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, जैसे पंखा चल रहा होगा, लाइट जल रही होगी, मे बी किचन में खाना या कुछ बन रहा होगा। आप बाहर निकलते हो, आसमान में देखोगे तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं। आप अपने कहीं पार्क या गार्डन में जाओगे तो देखोगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर के, कुछ ब्लू होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ रेड होते हैं। जो प्लांट्स के टाइप होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ प्लांट्स की लीफ ग्रीन होती है, कुछ की येलो टाइप की होती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? वाई इज़ देयर सो मच ऑफ वेराइटी इन नेचर? ये क्वेश्चन कभी ना कभी आप लोग के दिमाग में आया ही होगा कि चीज़ें क्यों और कैसे होती हैं। तो साइंस की शुरुआती क्यूरियोसिटी से होती है। ये सब जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, बट ये सब आपको कभी ना कभी आए होंगे, ये सब जानना ज़रूरी होता है। आपको कभी ना कभी आप कुछ ना कुछ सोचोगे ये जो चीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है, कि जो दिन और रात कैसे होती है, अलग अलग सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। जो हम लोग आसमान में मून देखते हैं वो कभी हाफ मून रहता है, कभी फुल मून रहता है, कभी कोई मून ही नहीं रहता है। ऐसा क्यों है? जो स्टार्स दिखते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं? काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होंगे कभी ना कभी। तो साइंस की शुरुआत ही इसी चीज़ से होती है, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, फिर आप क्यूरियस फील करते हो कि भाई वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे आप ये सोच रहे हो कि क्यों और कैसे, सालों पहले भी किसी न किसी इंसान ने ये सब सोचा था, जिसकी वजह से ही डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुए, और आज जो ये सब फिनोमिना हो रहे हैं ना, हमें उसके एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल रीज़न पता है हम लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि सालों पहले किसी ना किसी ने ये ज़रूर सोचा था। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होती तो कोई डिस्कवरी कभी नहीं होती, ना ही कोई इन्वेंशन हो पाता। किसी अलग अलग साइंटिस्ट और फिलोसफर्स की क्यूरियोसिटी की वजह से ही आज हम लोग ज़्यादातर फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। इन्वेस्टिगेशन का यही मतलब होता है कि जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो, फिर एक एक्सपेरिमेंट को प्लान करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हो। मतलब कि चीज़ें ऑब्जर्व करना और इन्वेस्टिगेट करने में बहुत फ़र्क होता है। ये सुना होगा ना कि ये केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है, या किसी टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करना है, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले वहाँ पे आप जाके क्वेश्चन देखते हो, मतलब क्वेश्चन पूछते हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर आप एक्सपेरिमेंट प्लान करते हो कि क्या कैसे करना है मुझे। फिर आप चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट कैरी कर रहे हो ना, जो मतलब एक्सपेरिमेंट करोगे उसको आप एक एक चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो कि क्या कैसे किस वक्त हो रहा है, और उसी चीज़ को आप लोग नोट डाउन करते हो, मतलब कि कॉन्क्लूजन्स निकालते हो। सिर्फ देख नहीं रहे हो, आप किसी नोटबुक में लिख भी रहे हो कि कब क्या क्यों हो रहा है। इसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम लोग वो क्राइम सीन वाले इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है। तो ये 4 स्टेप्स ज़रूरी होते हैं साइंटिफिक मेथड के लिए।
ये जो आपकी बुक है ना, ये सिर्फ ये नहीं चाहती कि आप चीज़ों को रटो, ये चाहती है कि आप चीज़ों को समझो और खुद अंडरस्टैंड करो कि क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि जब चीज़ें आप रटते हो तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, और जब आप अंडरस्टैंडिंग करोगे तो चीज़ें खुद ब खुद आपको याद हो जाती हैं. We don't want you just to learn facts, but learn how to find facts. No memorizing, understanding plus discovering. मतलब समझो और खुद खोजो, नो रटने का काम. रूट एंड काइट कंसेप्ट. तो आप अपनी बुक को देखोगे ध्यान से जब, तो उसके जहाँ पे पेज नंबर्स लिखे हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, बुक के ऊपर और नीचे एकदम मतलब अपना मतलब पेज देखो, उसके राइट टॉप कॉर्नर पे आपको काइट बनी हुई दिखेगी, और पेज के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको ये रूट्स बने हुए दिखेंगे. तो ये कैसे, वैसे ही डिज़ाइन पर्पस के लिए तो बने हैं, हाँ ये बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी बने हैं, बट इनके पीछे एक अलग कंसेप्ट भी है. क्या है? रूट्स आपको ये सिग्निफाई कर रही हैं कि आप नॉलेज को ऑब्जर्व करो, नॉलेज को ऑब्जर्व करो और रियलिटी में देखो, अपनी रियलिटी में आप देखो कि आसपास चीज़ें कैसे हो रही हैं. और काइट ये सिग्निफाई कर रहा है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी. देखो रूट्स क्या होती है, रूट्स तो पेड़ की रूट्स होती हैं जो ग्राउंड से अटैच्ड रहती हैं. तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप अपने आसपास देखो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. और काइट क्या करती है, वो आसमान में उड़ती है, एकदम टॉप पे जाती है स्काइज के. तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को आसमान तक ले जाओ. मतलब अपनी इमेजिनेशन बढ़ाओ, दूर की सोचो, आगे की सोचो. ठीक है. तो साइंस वर्क बेस्ट व्हेन बोथ आर बैलेंस्ड. जब आप नॉलेज, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलोगे ना, तो साइंस सबसे अच्छे से काम करती है. सिर्फ चीज़ें देखने से और करने से काम नहीं बनेगा. चीज़ों को सोचना पड़ेगा, आपको अपनी उसमें क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर नॉलेज होनी चाहिए आपको उस चीज़ के बारे में, कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ करने होंगे, और फिर रियलिटी में यानी कि रियल लाइफ में अप्लाई करना होगा. तभी साइंस अच्छे से काम करेगी. सिर्फ इमेजिन करोगे आप, सोच रहे हो कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, तो फिर आप गलत भी सोच सकते हो ना. ज़रूरी थोड़ी आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है. और सिर्फ ऑब्जर्व करोगे तो कोई इनोवेशन ही नहीं होगा. सिर्फ आप देख रहे हो, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ठीक है चलो, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है चलो. लेकिन आप जब देख के उसके बारे में सोचोगे तब ना बैलेंस बनेगा. मतलब कि आप देख रहे हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो अगर ये ऐसे होगी तो क्या होगा. बाई चांस मान लो कि आप किसी प्लांट्स में पानी डाल रहे हो. हाँ, आप किसी, आपके घर में प्लांट्स होंगे ही, आप उसमें पानी डाल रहे हो. आप देख रहे हो जब आप पानी डालते हो तो पानी डालने के बाद जो पानी रहता है आपके गमले में, वो पूरे टाइम थोड़ी रहता है, वो तो गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद. तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ ये पानी में डाल रहे हो, पानी गायब हो जा रहा है. फिर उसके बाद आप इमेजिन कर रहे हो कि ये पानी कहाँ गायब हो जा रहा है भाई. फिर आप अगली बार फिर आप इमेजिन करोगे कि पानी कहाँ गायब हो सकता है, ये इवेपोरेट हो रहा है या इसको प्लांट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो ये सब क्या हो रहा है, मतलब आप इमेजिन भी कर रहे हो साथ साथ और ऑब्जर्व भी कर रहे हो, तभी तो बैलेंस बन रहा है. इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेनेशन. इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही ये होता है कि चीज़ों को देखो, उसको ट्राई आउट करो और फिर खुद समझो और दूसरों को समझाओ. सालों पहले से साइंटिस्ट यही करते हुए आ रहे हैं, तभी तो आज जाके सारे चीज़ों का हमें पता है कि डेज और नाइट कैसे, डे एंड नाइट कैसे होता है, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, सब कुछ. तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या. आप इस साल क्या क्या पढ़ने वाले हो. बेसिकली आपके 8th क्लास की साइंस में टोटल 13 चैप्टर्स है ना, तो वन बाय वन देखते हैं कि ये चैप्टर्स आखिर हैं किस बारे में. मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिस इज़ नॉट अ कंसेप्चुअल चैप्टर, बस एक प्रीव्यू टाइप का है जो आपको बताएगा कि आप इस बुक में एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हो. ये रूट एंड काइट तो ये बताया ना मैंने कि आपकी बुक को किस
तरीके से डिज़ाइन किया गया है इन ऑर्डर टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। तो रूट एंड काइट का कंसेप्ट इन्होंने लगाया और इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया और डीप अंडरस्टैंडिंग व्हाई एंड हाउ, ये सब। अब देखते हैं कि आप एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हो इस साल। तो सबसे पहला चैप्टर जो है आपके बुक का, ये तो यही है। दूसरा चैप्टर क्या है, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे इस साल वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड्स बियॉन्ड द नेकेड आइज। ये चैप्टर का नाम है एग्जैक्टली। लेकिन उसमें आप पढ़ोगे क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है भाई? माइक्रो सबसे पहले 2 पार्ट में है ना ये, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब तो पता ही है, लिविंग बींग्स, हम सब लोग, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सब। माइक्रो मतलब छोटा सा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि छोटे ऑर्गेनिजम्स, टाइनी लिविंग थिंग्स नॉट विजिबल टू नेकेड आई। ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप देख ही नहीं सकते हो आँखों से। आप ऐसे सामने देखो, बहुत सारे हज़ारों लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे आपके एनवायरनमेंट में, आपके रूम में, आपके घर में, लेकिन आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं ना कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही उनको देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप एक सुना होगा शायद कभी आप लोगों ने, छोटे छोटे सेल्स को और टिश्यूज़ को देखने के लिए यूज़ करते हैं। जो बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं सब, वो सब माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये कुछ हेल्पफुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। आप जब बीमार पड़ते हो ना, तो ये इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की गलती होती है। यही आपके बॉडी में जाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, फिर आपको अलग अलग टाइप्स की बीमारी होती है। लेकिन ये हेल्पफुल भी हो सकते हैं भाई। कैसे? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपके स्टमक में, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों इनफैक्ट हो सकते हैं। जो आप जो फूड खाते हो वो डाइजेस्ट हो करने में मदद करते हैं ये सब। ये भी क्या पता आपने कभी सोचा हो कि भाई मैं जो फूड खाता हूँ वो जाता कहाँ है आखिर, वो उसका होता कैसे है। तो आप फूड तो बड़ा सा एकदम फूड खाते हो ना, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब उसको बेसिकली स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी आराम से अब्जॉर्ब कर पाती है। ये मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि आप जो कभी बीमार पड़ गए तो नहीं, कॉलपॉल खा लेते हो, अलग अलग टाइप की दवाइयाँ आती हैं। खांसी हो गई तो कफ सिरप पी लेते हो, सिर दर्द हो रहा है सिर दर्द की टैबलेट आती है वो खा लेते हो। मतलब कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमें डिसीज़ भी यही कॉज करते हैं और सही भी यही करते हैं। ये इसलिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, दोनों काम यही करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में इसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आपकी बुक के। अभी तो बस एक बेसिकली प्रीव्यू दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो थर्ड चैप्टर है आपकी बुक का वो है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। इस चैप्टर में बेसिकली हेल्थ तो मतलब पता है ना, हेल्थ यानी आपकी हेल्थ। हेल्थ मतलब कि आप कैसे सही रहते हो, आपकी तबीयत कह सकते हैं। और इम्यूनिटी, हेल्थ एंड इम्यूनिटी मतलब आपको ये बेसिकली बताएगा आप कैसे हेल्दी रह सकते हो, अच्छा खाना खा के, न्यूट्रियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन्स और अलग अलग डिसीज़ेस के बारे में भी बताएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज़ कॉज करते हैं, उनके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन वो कौन सी, किस किस टाइप की डिसीज़ कॉज करते हैं और कैसे उससे प्रिवेंट करते हैं, उनको कैसे सही करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ठीक है, फिर अगला चैप्टर हमारा आएगा इलेक्ट्रिसिटी इफ़ेक्ट्स के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इफ़ेक्ट्स का क्या मतलब, आपके घर में पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, लाइट होगी, इनफैक्ट आप जो मोबाइल यूज़ करते हो वो उसकी भी बैटरी लगती है, वो बैटरी भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है। ये सब चीज़ें तो इलेक्ट्रिसिटी के इफ़ेक्ट्स, यूजेस, उसके बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग। हीटिंग इफेक्ट, हीटर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, मोटर्स। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल इन डेली लाइफ। हाँ भाई, डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ होती है। आप बल्ब देख लो, फ़ैन देख लो, एसी देख लो, सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, कैसे आती है, हमारे अप्लाइंसेस में कैसे ये आती है, कैसे मैं
फ़ैन का स्विच ऑन करती हूँ, फ़ैन तुरंत ऑन हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कभी ना कभी सोचा होगा ना, आपको गर्मी लग रही है, तुरंत पंखा चला दिया, फट से पंखा ऑन हो जाता है। क्यों ऑन हो जाता है? सब पढ़ेंगे इसके बारे में। हीटिंग आपका, हाँ ये देखो, ये क्या है? ये तो आयरन है, इससे आपके कपड़े जो रिंकल्ड कपड़े होते हैं उसको आप प्रेस करते हो, ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। ठंडियों में जब गर्मी लगती है तो हीटर चलता है, राइट? हीट, वो हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, ये कभी सोचा है? इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं और ये हीट जनरेट करता है। कैसे करता है सब जानेंगे हम लोग इसी क्लास में, इसी बुक में सब छुपा हुआ है। फिर फोर्स क्या है? आप बॉल से तो खेले ही होगे, कभी ना कभी खेलते भी होगे, खेलना भी चाहिए। बॉल को तो आप आसमान में फेंकते हो तो वो आसमान में टंगी नहीं रह जाती, वो नीचे आ जाती है ना। क्यों आ जाती है? फोर्स की वजह से। जैसे आप देख लो ना, बॉल फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, कार स्टॉप्स ब्रेकिंग फोर्स। एक बॉल को आप ऊपर उछालते हो तो वो नीचे कैसे क्यों आ जाती है? ग्रेविटी की वजह से, है ना? तो ग्रेविटी है क्या, उसके बारे में, ये चीज़ें कैसे होती हैं, सब जानेंगे हम लोग इस वाले चैप्टर में, फोर्स वाले चैप्टर में। नाम इसका क्या है चैप्टर का? एक्सप्लोरिंग फोर्सेस है। बेसिकली एग्जैक्ट नाम नहीं लिखा मैंने इधर, बट फोर्स के बारे में मेनली इस चैप्टर में है। फोर्स क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, स्टॉप करा सकता है, चेंज करा सकता है। न्यूटन अंकल को तो जानते होंगे आप सब लोग। इन्होंने तो ग्रेविटी डिस्कवर की थी। कैसे डिस्कवर की थी? हुआ क्या था, एक दिन न्यूटन सर अपने पेड़ के नीचे बैठ के किताब पढ़ रहे थे। इग्नोर दिस पे। हाँ, न्यूटन सर एक दिन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठ के किताब पढ़ रहे थे। आपने देखा होगा एप्पल, जब कोई भी फ्रूट जब राइप हो जाता है तो वो नीचे गिर जाता है ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही अपने न्यूटन सर बैठ के पढ़ रहे थे, वो इत्तेफाक से उनके सिर के ऊपर जो एप्पल था वो राइप होके उनके सिर पे गिर गया। और न्यूटन सर जो थे इतने क्यूरियस हो गए इस चीज़ को लेके, उन्होंने ग्रेविटी इन्वेंट कर दी। सोचो, क्योंकि एक एप्पल उनके सिर पे गिर गया तो उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर कर दी, यही जानने के लिए कि भाई ये एप्पल सिर पे क्यों गिरा, मेरे ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये वहीं ऊपर क्यों नहीं रहा, या ऊपर से और ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों आया। तो इसी चीज़ का जवाब, इस सवाल का जवाब जानते जानते न्यूटन अंकल ने ग्रेविटी डिस्कवर कर दी। आज भी आप देखोगे, आप कोई चीज़ उछालोगे, कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे, कोई चीज़ नीचे फेंकोगे, वो नीचे क्यों जाती है? ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी क्या है, फोर्स क्या होती है, कितने टाइप की फोर्स होती हैं, ये सब हम लोग जानेंगे इस बार। मतलब बेसिकली साइंस का जो वो बोलते हैं ना बेस लेवल, सब इधर हमारा 8th क्लास में डेवलप हो जाएगा। तो अगला चैप्टर जो होगा हमारा 5th, वो प्रेशर के बारे में होगा। प्रेशर क्या होता है? ये तो प्रेशर का फॉर्मूला है, टिपिकल फोर्स बाय एरिया। फोर्स वही जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और एरिया मतलब जो एरिया होता है ना, पढ़ाई होगा एरिया क्या होता है। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर आपने उसमें देखा होगा कि वाटर प्रेशर सुना हो ना, वाटर प्रेशर से आ रहा है, या कभी कभार, हाँ वाटर में एग्जांपल लेते हैं कि कभी आप टैप देखोगे अपना घर में, कहीं नल वल होगा, सिंक में, वॉश बेसिन में, तो पानी का प्रेशर कम आ रहा है, तेज आ रहा है। क्यों होता है ये? जब आप पानी में आइस, आपने देखा है पानी में आइस क्यों फ्लोट करती है? प्रेशर की वजह से। इसमें भी प्रेशर का कंसेप्ट है। आपके बाल्टी में आप जब सेब फेंकोगे तो वो क्यों तैरता है, वो नीचे क्यों नहीं जाता है? प्रेशर का कंसेप्ट है इसमें भी। कभी कभार क्या होता है कि आपके जो बकेट होगी कहीं, उसमें आप पानी फिल करोगे तो कभी बाल्टी को जब फुल रहेगी बाल्टी, मान लो बाल्टी है, वो फुल है, अगर ऊपर तक है एकदम, तो उसमें मग जो होता है वो सबमर्ज्ड हो जाता है, मतलब पानी में एकदम डूब जाता है। बट कभी कभार क्या होता है, ये मग, पानी का लेवल अगर अलग है तो ये मग पूरा ऊपर रहता है,
और कभी कभार क्या होता है, पानी का लेवल अगर कुछ और है तो मग आधा सबमर्ज्ड रहता है और आधा बाहर रहता है, मतलब आधा मग ऊपर आधा मग नीचे। ऐसा क्यों होता है? प्रेशर की वजह से। कभी मग आधा ऊपर आधा नीचे, कभी मग पूरा नीचे, कभी मग पूरा ऊपर। क्यों होता है ऐसा? तो ये सब भी हम इसी प्रेशर वाले चैप्टर में जानेंगे कि ऐसा सब क्यों होता है। प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, चैप्टर का बेसिकली ये नाम है। एयर एंड वेदर। एयर मूव्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, ब्रीज, लार्ज डिफरेंस, स्टॉर्म्स और साइक्लोन। मतलब कि आप हवा जो चलती है, जो कभी बार आंधी आ जाती है, साइक्लोन्स जो आते हैं, कभी विंड, कभी हॉट विंड्स ब्लू करती हैं, कभी कोल्ड विंड्स ब्लू करती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। जब स्मॉल डिफरेंस रहता है ना तो ब्रीज चलती है, मतलब नॉर्मल कोल्ड विंड जो रहती है वो चलता है जब प्रेशर डिफरेंस कम रहता है। और जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ना प्रेशर में, तो साइक्लोन्स आ जाते हैं, स्टॉर्म्स आ जाती हैं। और जो फोर्स होता है वो उनका मोशन चेंज करता है। हाँ, कभी सुना होगा ये कि हवा उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ब्लू कर रही है मतलब, और कभी उस डायरेक्शन में, कभी नॉर्थ टू साउथ, कभी साउथ टू नॉर्थ। ऐसा क्यों? तो ये सब फोर्स और प्रेशर का कंबाइंड इफेक्ट होता है। फोर्स और प्रेशर साथ में मिलके अलग ये सब काम करते हैं। कोई भी चीज़ देखो उठा के, तो वो सिंगली किसी चीज़ के द्वारा नहीं होती, कंबाइंड चीज़ें होती हैं जो एक आउटपुट देती हैं। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही जो फॉर्मूला था। इन सब चीज़ों के बारे में अभी बस बेसिकली मैं प्रीव्यू दे रही हूँ, डिटेल में हम लोग चैप्टर्स में समझेंगे ना। अभी तो बस ये बता रहे कि ये सब, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे आप, ऐसा क्यों होता है। सालों से जो अनसॉल्व मिस्ट्रीज और क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में, सब 8th क्लास में आके ख़त्म हो जाएंगे। और अगला हमारा सेवेंथ चैप्टर जो होगा वो होगा मैटर के बारे में। आसपास आप कोई भी चीज़ देख लो, आप जो ये क्लास देख रहे हो, मोबाइल या लैपटॉप से देख रहे होगे। जो मोबाइल लैपटॉप है वो किसी चीज़ का बना होगा। कभी सोचे किस चीज़ का बना है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles. Everything is made up of tiny particles. Matter is made up of tiny particles. तो मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपका जो लैपटॉप है वो क्या है? सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? सॉलिड है भाई, इसलिए वो फिक्स्ड है। आप उसको उठाते हो तो वो आपके हाथ से स्लिप करके गिर नहीं जाता है, आप उसको कैरी कर सकते हो। इट इज़ सॉलिड स्टेट। लेकिन जो पानी है वो क्या है? लिक्विड स्टेट में है ना। गैस, बलून में जो गैस होती है, हवा में जो गैस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस होती हैं, है ना। ये देखो, एक स्टोन का एग्जांपल दिया है, और ये लिक्विड और ये बलून। ये क्या है? फिक्स्ड, लिटिल, मूव, फ्री। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड होता है ना, उसमें जो उसके टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये फिक्स्ड है। इनके आसपास जो इनकी स्पेसेस हैं, जो जिनको आप कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इसकी बहुत कम होती हैं। ये रिजिड होते हैं, रिजिड बॉडी होती है सॉलिड। इसीलिए क्योंकि इनके बीच के पार्टिकल में स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती हैं, एकदम नेग्लिजिबल स्पेसेस होती हैं। इसी वजह से जो सॉलिड होता है आप उसको उठा पाते हो। मतलब सॉलिड इसीलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, सॉलिड इसीलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं। ऐसे दिख रहा है ना, मान लो अगर आप इसको जूम करोगे ना तो उसके पार्टिकल्स, मान लो ये, इसको मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो आप। पार्टिकल्स का मेरा मतलब यहाँ है कि मॉलिक्यूल्स, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिड है, वो आपस में इधर उधर तैर नहीं रहे हैं, वो एक जगह पे फिक्स्ड है, नो मूवमेंट।
वहीं लिक्विड में क्या होता है, वो थोड़ा सा मूव करते हैं। लिक्विड में देखो ना, थोड़ी बहुत आपको स्पेस दिख रही होगी, इधर है, जैसे ये इधर है थोड़ी सी, इधर भी है थोड़ी सी, इधर भी है। लेकिन सॉलिड में तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस होती है, इसलिए लिक्विड लिक्विड स्टेट में रहता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत स्पेस रहती है। गैस का क्या होता है, एकदम फ्री होता है। ये देखो कितनी स्पेस ही स्पेस है, यहाँ तो मुझे मॉलिक्यूल्स मार्क करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये सब इसके इतने देखो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब। इन गैस के पास बहुत सारी स्पेस रहती है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत सारी स्पेस होते हैं, इसलिए आप गैस को देखोगे वो इजीली कहीं से भी एस्केप कर जाती है। आप बलून में जब हवा डालते हो, जब आप बलून को ही फुलाते हो, तो आप जब फुला के उसको छोड़ दो तो देखो कितनी तुरंत एकदम गैस एस्केप कर जाती है, क्योंकि गैस एकदम फ्री होती है मूवमेंट के लिए। आराम से वो कहीं भी मूवमेंट कर सकती है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग चैप्टर 7 में ही पढ़ेंगे। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।